हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक दिलचस्प घटना देखने को मिली है। घटना ये है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लगातार जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, उस कमजोर होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मिस्र ने अपने देश में, इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी करने के लिए अपने देश की नागरिकता को निवेश के आधार पर प्रदान करने की एक नई स्कीम की घोषणा की है। इस नई स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तमाम निवेशक हैं, वो निवेशक मिस्र में निवेश करके देश की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी दिलचस्प घटना हो जाती है और आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिस्र इस पूरी स्थिति तक पहुंचा कैसे, मिस्र में ये आर्थिक संकट आखिर आया किन वजहों से। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मिस्र में जो आर्थिक संकट मौजूद है, उसके एक ओवरव्यू को जानने की कोशिश करेंगे। ओवरव्यू को जानने के बाद हम इसके कारणों पर बात करेंगे। हम आंतरिक कारणों को समझेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं। इसके अलावा हम बाहरी कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारत के लिए मिस्र के निहितार्थ क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है, उस इम्पॉर्टेंस को भी बात समझेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिस्र के आर्थिक संकट के एक ओवरव्यू को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मिस्र है वो लगातार पिछले कई सालों से, इजिप्ट लगातार पिछले कई सालों से बहुत सारे आंतरिक और बाहरी कारकों की वजह से लगातार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लगातार उसकी अर्थव्यवस्था में, उसकी इकोनॉमी में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है। जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, वहां पर इसी साल जनवरी महीने में जब इन्फ्लेशन के आंकड़े सामने आए तो पता चला वहां पर जो इन्फ्लेशन था वो तकरीबन 26.5% के स्तर पर पहुंच गया था, जो कि वार्षिक आधार पर पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा था। इसके अलावा कई जानकारों का ये भी कहना है, कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया था कि मिस्र में लगातार आगे आने वाले वर्षों में हमें महंगाई में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बीते दिनों मार्च महीने में, इसी महीने 3 मार्च को मिस्र की सरकार द्वारा वहां पर गैसोलीन की दरों में बढ़ोतरी की गई। अब जब गैसोलीन की दरों में बढ़ोतरी की गई तो इसका प्रभाव वहां पर जो तमाम वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन सेवाओं, उन वस्तुओं पर भी देखने को मिला और उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप मिस्र की सरकार के आधिकारिक आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो उनसे पता चलता है कि मिस्र में शहरी क्षेत्रों में जो खाद्य कीमतें हैं, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो तकरीबन 48% के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। इसके अलावा मिस्र की राजधानी कायरो में जो चीज़ों की कीमतें हैं, जो वस्तुओं की कीमतें हैं, जो सेवाओं की कीमतें हैं, वो लगभग दोगुनी हो गई हैं और दोगुनी रफ्तार से बढ़ भी रही हैं। तो ऐसे में कई लोगों के सामने, मिस्र में कई लोगों के सामने अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने की भी एक बड़ी चुनौती आ गई है। लोगों के पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें, रोटी खरीद सकें, कपड़ा खरीद सकें और ज़ाहिर तौर पर इसकी वजह से मिस्र की जो आम जनता है, इजिप्ट के जो कॉमन लोग हैं, उन लोगों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इजिप्ट में लगातार हमें मुद्रा के मूल्य में भी गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले जो इजिप्ट की करेंसी है, उस करेंसी में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों को देखें तो इजिप्शियन जो पाउंड है वो डॉलर के मुकाबले तकरीबन 24% कमजोर हो गया है जनवरी महीने में। इसके अलावा अगर आप इन्हीं आंकड़ों की तुलना पिछले साल से करेंगे तो पिछले साल मार्च महीने की तुलना में इजिप्शियन डॉलर में तकरीबन 50% की कमी आई है, 50% कमजोर हो गया है। तो जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा इजिप्ट में फरवरी महीने में जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो तकरीबन 34.35 बिलियन डॉलर के आसपास था। लेकिन अगर आप इन्हीं आंकड़ों की तुलना फरवरी 2022 से करेंगे तो फरवरी 2022 में इजिप्ट में विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन 41 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि इजिप्ट के फॉरेन रिजर्व में भी पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय ऋण है वो भी इजिप्ट के लिए लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा इजिप्ट में जो विदेशी ऋण है
वो भी देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और आंकड़ों की माने तो पिछले 1 दशक में इजिप्ट में जो विदेशी ऋण है, उसमें हमें 3 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 3 टाइम्स बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि वर्तमान समय में $157 बिलियन पर पहुंच गया है। तो इन तमाम आंकड़ों के आधार पर हम देख सकते हैं, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज़ाहिर तौर पर वर्तमान समय में इजिप्ट एक बहुत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। एक बहुत बड़े आर्थिक चैलेंज, एक इकोनॉमिक चैलेंज का सामना कर रहा है और इजिप्ट की सरकार के लिए इस चैलेंज से निपटना बहुत ज़्यादा आगे चलकर बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। तो ये तो आंकड़ों की बात हुई, आर्थिक संकट की बात हुई। अब आर्थिक संकट के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले भी बात की कि हमें इजिप्ट में जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है, उस क्राइसिस के मुख्यतः 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इन दोनों फैक्टर्स पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आंतरिक कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो इजिप्ट में हमेशा से ही भ्रष्टाचार, सरकारी कुप्रबंधन और राजनीतिक अशांति देखने को मिलती रही है। और वर्तमान समय में भी जो तमाम विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, वो इन्हीं 3 इंटरनल फैक्टर्स को सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। लगातार इजिप्ट की सरकार द्वारा साल 2014 के बाद से राष्ट्रीय मेगा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के तहत मुख्य तौर पर स्वेज नहर का विस्तार किया जाएगा, जो कि एशिया और यूरोप का विभाजन करती है और इजिप्ट के पास मौजूद है। इजिप्ट के पास इसका नियंत्रण मौजूद है। इसके अलावा इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट के तहत मुख्य तौर पर जो इजिप्ट की राजधानी है कायरो, उस कायरो राजधानी का पुनः निर्माण किया जाएगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाएगा। अब ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, ये अगर ऊपरी नज़र से देखा जाए तो जाहिर तौर पर बहुत बेहतर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात ये है, सबसे ख़राब बात ये है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट एक ऐसे समय में देश में लागू किया जा रहा है जब इजिप्ट बहुत ज़्यादा कर्ज के तले दबा हुआ है और उसके नागरिकों को अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से इजिप्ट की सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि इजिप्ट की सरकार अपने नागरिकों पर ध्यान नहीं दे रही है। आंकड़ों की माने तो वर्तमान समय में जो इजिप्ट की जनसंख्या है, वो तकरीबन 104 मिलियन के आसपास है और आधिकारिक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन 104 मिलियंस में से तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, यानी जाहिर तौर पर उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है। और इसी वजह से इजिप्ट में हमें एक आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज ये भी है, जो बड़ा हमने बात की सरकारी कुप्रबंधन की, वो बड़ा चैलेंज ये है कि इजिप्ट में वर्तमान समय में जो तमाम उद्योग हैं, उन तमाम उद्योगों में सेना की भूमिका बहुत प्रमुख है और सेना में हमें इजिप्ट में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आंकड़ों की माने तो वर्तमान समय में 79 से ज़्यादा सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर इजिप्ट की सेना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई है, काम कर रही है। और इसी वजह से हमें देश में बहुत बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमें मुख्य तौर पर मिलिट्री और सरकार की जो उपस्थिति है, उनकी जो प्रेजेंस है उद्योग में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, उस प्रेजेंस की वजह से जो विदेशी निवेशक हैं वो देश में प्रवेश नहीं कर पाते, देश में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है। तो ऐसे में विदेशी ऋण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो पैसों की ज़रूरत होगी। तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे ऋण लेकर। तो जब विदेशी ऋण लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है और इसकी वजह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो बात हुई इंटरनल फैक्टर्स की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाहरी कारणों की, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तो अब एक्सटर्नल फैक्टर्स के तौर पर, बाहरी कारणों के तौर पर 3 कारणों को सबसे प्रमुख माना जा सकता है। इसमें सबसे पहला कारण है रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरा है कोविड-19 महामारी और इन दोनों के प्रभाव स्वरूप हमें जो वैश्विक मंदी देखने को मिली, इन 3 कारणों को सबसे प्रमुख माना जा सकता है। तो क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन में डिस्रप्शन देखने को मिला था,
गेहूं की जो सप्लाई चेन थी उसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिला था, बहुत सारी बाधाएं देखने को मिली थी। लेकिन जो हमारा मिस्र है, वो मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। और रिपोर्ट्स की माने तो मिस्र में तकरीबन 65% गेहूं की जो आवश्यकता है वो दूसरे देशों से पूरी की जाती है। तो ऐसे में जब युद्ध की शुरुआत हुई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, तो इसकी वजह से जो मिस्र था उसको गेहूं खरीदने में बहुत सारी चुनौतियां आने लगी। महामारी और युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ने लगी और इसके परिणाम स्वरूप गेहूं की कीमतें भी बढ़ने लगी। तो जब गेहूं की कीमतें बढ़ी और तेल की कीमतें बढ़ी तो इसकी वजह से जो मिस्र था उसका आयात बिल बढ़ने लगा, उसका इंपोर्ट जो बिल था वो बढ़ने लगा, उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने लगे। तो जब उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े तो इसके परिणाम स्वरूप उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार से ही पैसे निकाल कर दूसरे देशों से तेल खरीदा जा रहा था, दूसरे देशों से गेहूं खरीदा जा रहा था। तो ऐसे में जब उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव पड़ा तो उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर होने लगी, उसकी जो मुद्रा थी वो मुद्रा और ज्यादा गिरने लगी। अब जब अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा, तो इसको रोकने के लिए वहां के केंद्रीय बैंक द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। तो इस इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन का प्रभाव ये हुआ कि अब वहां पर जो चीज थी, जो गेहूं था, जो उत्पाद थे, उनकी कमी देखने को मिली। और जब किसी अर्थव्यवस्था में किसी उत्पाद की कमी हो जाती है, जिसकी मांग ज्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से उसकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो इसका एक प्रभाव ये हुआ कि मिस्र की अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी और वर्तमान समय में यही आर्थिक संकट के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। मिस्र के सामने, मिस्र की सरकार के सामने, मिस्र के लोगों के सामने मौजूद है। तो ये तो उसके आर्थिक संकट के कारणों का विश्लेषण हुआ। अब अंत में भारत के लिए मिस्र के निहितार्थों की बात कर लेते हैं। तो भारत और मिस्र के संबंध हमेशा से ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि भारत और मिस्र दोनों ही दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हैं, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हैं। इसके अलावा मिस्र की जो लोकेशन है, वो लोकेशन इसे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि मिस्र के पास स्वेज नहर मौजूद है, स्वेज नहर का प्रबंधन मौजूद है और इस स्वेज नहर से दुनिया भर से तकरीबन 12% व्यापार होकर गुजरता है। और यही स्वेज नहर है जो भारत को यूरोप तक का रास्ता प्रदान करती है। इसी स्वेज नहर के जरिए भारत यूरोप तक व्यापार करता है, यूरोप तक पहुंचता है और भारत के व्यापार में बढ़ोतरी होती है, भारत को फायदा होता है। तो जाहिर तौर पर ये जो स्वेज नहर है, जो यूरोप है, इसके अलावा जो मिस्र है, वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा व्यापार को समझने की कोशिश करें तो साल 2021-22 के दौरान भारत और मिस्र के बीच तकरीबन $7 बिलियन का व्यापार देखने को मिला था। तो व्यापार के क्षेत्र में भी भारत और मिस्र के बीच बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि बीते दिनों राष्ट्रपति को, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उन्हें भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और वो इस समारोह में शामिल भी हुए थे। तो यहाँ पर ये जो मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रण था, वो आमंत्रण भारत द्वारा दुनिया के किसी भी देश को प्रदान किए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है, सबसे बड़ा राजनीतिक सम्मान होता है। तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से भारत और मिस्र के संबंधों में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला था। और इस पूरी यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत से, भारत के लोगों से, भारत के इन्वेस्टर्स से मिस्र में निवेश करने का आह्वान, आग्रह भी किया था। जाहिर तौर पर इसकी वजह से हमें मिस्र की अर्थव्यवस्था में भारत का कुछ योगदान भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो भारत के लिए मिस्र के निहितार्थों की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की बात भी कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को विभाजित करती है और समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख शिपिंग मार्ग के तौर पर कार्य करती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरोप और अफ्रीका, ऑप्शन बी अफ्रीका और एशिया, ऑप्शन सी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी यूरोप और एशिया। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन विषयों पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आप इस पूरी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक अलग व्यवस्था की है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट पिन में मिल जाएगा।
जो पहला कमेंट होगा वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस पूरी वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी टीम द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स के चैनल बनाए गए हैं टेलीग्राम पर, आप उन सभी चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी चैनल में जिस तरह का कंटेंट मौजूद है आपके लिए वो कंटेंट आपकी तैयारी के लिहाज से बहुत ज़रूरी साबित होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।